नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर अभी भी हैं क्योंकि इनका इस्तीफा ही गायब हो गया है। वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं हमें तो भाई कोई इस्तीफा मिला नहीं। जब हमें इस्तीफा नहीं मिला तो कैसे हम जान लें कि ऑफिशियली इन्होंने इस्तीफा दे दिया है या फिर नया कोई प्रधानमंत्री वो अपना पद ज्वाइन करेगा। क्योंकि जब तक इनका इस्तीफा नहीं मिलेगा हमारे पास, तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि ये पद छोड़ी हुई है। अभी तो ये भी प्रधानमंत्री है, ये मान लेंगे कि ये विदेश दौरे पर हैं, अभी विदेश में हैं, है ना। क्योंकि ऑफिशियल रूप से जब तक इस्तीफा नहीं पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास, तब तक राष्ट्रपति उसे इस्तीफा नहीं माना जाएगा। अब ये बड़ा खेला माना जा रहा है कि यार ये क्या हो गया। अभी तक पूरी दुनिया ये जान रही थी कि शेख हसीना इस्तीफा दे करके तब वो देश छोड़ करके भागी हैं, वहां से जान बचा करके। लेकिन अब बात सामने आ रही है, राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कोई ऐसे इस्तीफा जैसी चीजें नहीं आई। हाँ, हमने भी सुना था कि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारे पास पहुंचा नहीं। जब तक राष्ट्रपति मुहर नहीं लगाएगा तब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, और उसके बाद और ना ही कोई नया प्रधानमंत्री बन सकता है। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार बना करके बैठे हैं तो, लेकिन ये अंतरिम सरकार कब तक रहेगी? कभी न कभी तो इसको खत्म करके नया सरकार बनाना पड़ेगा, स्टेबल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो अब यही यहाँ पर दिक्कत चल रही है। अब इसको लेकर के फिर प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां के जो छात्र संगठन है, जो उनके लिए शेख हसीना को भगाने के लिए प्रोटेस्ट किए थे, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को भी भगाओ, ये राष्ट्रपति मिला हुआ है। क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं ये साफ साफ बोल दिए हैं। ये देखिए, ये हैं शहाबुद्दीन, राष्ट्रपति हैं वहां के। इन्होंने कहा कि मैंने बस सुना है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरे पास अभी उनके इस्तीफे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं है। और मैंने उनसे इस्तीफा लेने की कोशिश भी की है कई बार, लेकिन शायद इसके लिए उनके पास समय नहीं था। क्योंकि आप लोगों ने तो जल्दी जल्दी में उनको भगा दिया कि भाई भागो यहाँ से, देश छोड़ करके भागो, तो वो इस्तीफा हमारे पास पहुंच नहीं पाया साहब। और बाकी रही बात प्रधानमंत्री से, कि वहां पर हम लोग जाकर के ढूंढ भी लेते, लेकिन क्या करें, आप लोग आकर के रजाई तकिया तक सब लूट ले गए, तो इस्तीफा मिला नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर बड़ा मतलब रोचक किस्सा हो रहा है। अभी 2 महीने 2.5 महीने पहले की ये घटना है। मैंने इस पर एक सेशन भी किया था कि बांग्लादेश छोड़ करके शेख हसीना भाग गई हैं, क्योंकि वहां पर जो मोहम्मद यूनुस हैं वो अमेरिका की सपोर्ट से एक प्रकार से सरकार वहां पर गिराने में कामयाब हुए थे। ये चीजें बाद में एक्सपोज भी हुई। फिलहाल शेख हसीना ने जाते ही तुरंत एलिगेशन लगा दिया था कि इनके देश में इनका एक जो द्वीप है, वो द्वीप कब्जाना चाहता था अमेरिका, और वो द्वीप पर अमेरिका चाहता था कि एयरबेस बना ले। मैं आपको यहाँ पर इनका पूरा पूरा स्पीच सुना दे रहा हूँ जो इन्होंने भारत में आकर के कहा, ठीक है ना, बयान इनका निकल करके आया। इन्होंने कहा कि विदेशी देश बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को इस्तेमाल करके एक ईसाई देश बनाना चाहते थे। एक इनका द्वीप है, आप मैप में देखिए तो ये जैसे ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये बांग्लादेश का है। यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है जो बांग्लादेश और म्यांमार से बॉर्डर के पास में बीच में पड़ता है। इस द्वीप का नाम है सेंट मारिन आइलैंड। ये सेंट मारिन आइलैंड जो है, अमेरिका चाहता था कि इस पर इसका बेस बन जाए और अमेरिकियों को कुछ लोग को लाकर बसा दिया जाए, और फिर ये एक ईसाई देश बन जाए। और ईसाई देश बन जाएगा तो यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी में भी इनका एक आधिपत्य हो जाएगा भाई। ठीक है, याद करो कुछ 70-80 साल पहले इसराइल में भी ऐसे ही बसाया गया था। फिलहाल खैर, यहाँ पर ये एक देश ईसाई देश बसाना चाहते हैं, ये इनका कहना था। और इन्होंने कहा कि एयरबेस बनाने की अनुमति अगर ये दे देती हैं तो गोरी चमड़ी वाला जो व्यक्ति है ये इन्हें आसानी से फिर से चुनाव जितवा देगा। ये चुनाव से पहले इनके पास प्रस्ताव आया था एक गोरी चमड़ी वाले को लेकर के। इन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया, ना ही देश का नाम बताया, लेकिन पूरा सब लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि ये काम अमेरिका ही कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और ये चुनाव जीत भी गई। तो अब जब चुनाव जीत गई, कोई जरूरत भी नहीं पड़ी इनकी, तो गोरी चमड़ी वाला जो है वो प्रोटेस्ट करा करके कोई फायदा पाया नहीं। फिर गोरी चमड़ी वाले ने क्या किया, उन्होंने इनके विपक्ष को लिया और उनको थोड़ा सा और अच्छे से फंड दिया और खूब भड़काना शुरू किया। कुछ छात्र संगठनों के साथ भी उनकी भी फंडिंग हुई अच्छे से, और छात्र संगठन इतना उग्र हो गए कि आरक्षण के मुद्दे को उठा करके वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया, प्रोटेस्ट दंगे का रूप लिया, और फिर धीरे धीरे इतना बढ़ गया प्रोटेस्ट कि प्रधानमंत्री तक के आवास को घेर लिया गया। अब इसमें कुछ बातें निकल करके ये भी आई कि शेख हसीना की कैबिनेट में कुछ मंत्री और इनके कुछ ऑफिसर्स भी मिले हुए थे, और ये सभी ने मिल करके यहाँ पर भूमिका रची थी शेख हसीना को पद छोड़ने में। कैसे निकल करके आई, बाद में ये पता चला कि जिस इंटरनेट को बैन करने के लिए, इंटरनेट वहां पर बंद करने के लिए उस एरिया में कहा गया था जहां दंगे चल रहे थे, उस इंटरनेट सर्विस को कुछ ही घंटों में बहाल कर दिया गया। अब वो इंटरनेट सर्विस जब दोबारा चल गई, लाइट सर्विस दोबारा चल गई, तो वो दंगे सोशल मीडिया के माध्यम से फैल गए पूरे देश में,
और उसके बाद एक वाइड लेवल पर प्रोटेस्ट होने लगा और फिर शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ गया, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति आ गई थी। अगर नहीं भागती तो फिर जान से हाथ गंवाना पड़ता। फिलहाल कुछ दिनों के बाद, जैसा कि अमेरिका के पुपेट के रूप में ये काम कर ही रहे थे मोहम्मद यूनुस, इनको बुलाया गया, बढ़िया से इनको खूब इज्जत दिया गया, सम्मान दिया गया। ये आपको जो बाइडन दिख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ये आपको मोहम्मद यूनुस दिख रहे हैं, जो आज के टाइम पर वहां पर मुख्य सलाहकार बने हुए हैं बांग्लादेश में। इन्हीं की जिम्मेदारी दी गई है कि भाई अंतरिम सरकार बनानी है, अभी अंतरिम सरकार है, पूरी सरकार बनानी है, तब तक कि आप मुख्य सलाहकार के रूप में काम करो। इनको इतना इज्जत दिया गया, बढ़िया से स्पीच वगैरह हुई, खूब सम्मान दिया गया अमेरिका में। मेरी भी आंखें भर आई, आप लोग की भी भर आएंगी। आप देखो इनको ध्यान से, खूब बढ़िया से यहाँ पर इज्जत दिया जा रहा है इनको, मोहम्मद यूनुस को। देश विरोधी, भारत के खिलाफ बयान देना हो, इन सब में ये खूब एक्सपर्ट हैं। आते ही भारत के बांग्लादेश के रिलेशन जो है वो गड़बड़ होने शुरू हो गए इनके आते ही। और आज के टाइम पर जो भारत और इनके शेख हसीना के टाइम पीरियड पर बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे बने हुए थे। आप देखो शेख हसीना का भी एक लंबा कार्यकाल रहा है, 5 बार ये प्रधानमंत्री बनी थी। सबसे पहले ये 1996 में बनी थी, फिर उसके बाद बीच में दूसरों की सरकार आई 2001 में, 2009 तक फिर से ये गवर्नमेंट में रही। एक बार 2009 में इनके ऊपर और अटेम्प्ट हुआ था तख्ता पलट का, सैन्य तख्ता पलट पर। उस टाइम पे भी ये भारत ही आई थी, भारत ने ही शरण दी थी। फिर 2014 में ये तीसरी बार बनी थी, 2019 में चौथी बार और 2024 में 5वीं बार बनी थी। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद वो प्रोटेस्ट बहुत बड़ा रूप लिया और इनको देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन सब जगह खबरें आ रही थी कि इन्होंने इस्तीफा दे करके देश छोड़ा है। लेकिन अब राष्ट्रपति वहां के कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कोई इस्तीफा आया ही नहीं है। जब हमारे पास नहीं आया तो हम कैसे मान लें कि वो इस्तीफा दे दी है या वो प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसे में तो यही माना जाएगा ना कि वो अभी विदेशी दौरे पर हैं। हालांकि उनका दौरा थोड़ा लंबा होता जा रहा है, वो बात अलग है। फिलहाल भारत और अगर बांग्लादेश के रिलेशन की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं टेक्निकली क्या ट्रेड होता था, कितना अहम था ये। और था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पर बहुत रिलेशन बिगड़ चुके हैं दोनों देशों के, व्यापार के खास करके। तो यहाँ पर देखो भारत बांग्लादेश के बीच में अगर आप ट्रेड देखोगे तो भारत को बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया करता था 1.15 लाख करोड़ रुपए का, और भारत किया करता था टोटल 38.76 लाख करोड़ का। टोटल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का हिस्सा 3% हुआ करता था भारत के। मतलब भारत दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें 3% एक्सपोर्ट इसका बांग्लादेश की तरफ जाता है। इंपोर्ट में अगर बात करें तो इंपोर्ट 1.15 लाख करोड़ रुपए बांग्लादेश से भारत करता था, और बांग्लादेश टोटल इंपोर्ट करता था 6.8 लाख करोड़ का। और टोटल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा 16.7% इसका हुआ करता था बांग्लादेश में। मतलब बांग्लादेश दुनिया भर से जितनी भी चीजें खरीदता था उसमें से 16.7% चीजें वो भारत से खरीदा करता था। नमक, तेल, चीनी, सब्जी तक, टमाटर तक, मतलब कि डेली यूजेज के भी बहुत सारे सामान जो हैं वो चले जाया करते थे बांग्लादेश भारत से। क्यों? क्योंकि देखो बहुत फायदा ये था कि भारत से सटा हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इसका नहीं लगता है, और भारत से ही यहाँ पर चीजें ये डेली यूजर्स की भी पहुंच जाया करती थी बांग्लादेश में। लेकिन अब यहाँ रिलेशन गड़बड़ होने से, और उसके बाद देखो रिलेशन गड़बड़ होने के बहुत सारे कारण थे। एक तो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट इनके यहाँ चलना शुरू हुआ, इनकी गवर्नमेंट जो आई वो भी भारत के खिलाफ थी। इसके बाद इनके यहाँ बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जिसको लेकर के भारत ने भी मांग उठाई। कई जगहों पर, कई मंचों पर भारत ने भी खुल करके कहा बांग्लादेश सुधर जाओ, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन सबको देख करके भारत से भी बहुत सारी जो डील थी, अडानी पावर की डील थी, उन्होंने बिजली कट कर दिया। बकाया बहुत सारा है, भारत ने भी बकाया मांगना शुरू कर दिया, जितना लोन दिए, जितने पैसे दिए उसको वापस करो। तो ये सब चीजें हुई भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिस वजह से भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पिछले दिनों में काफी खराब हो गए हैं। हालांकि जब शेख हसीना का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पर काफी अच्छे संबंध हो गए थे और ट्रेड में भी काफी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ये सब चीजें खराब हो गई हैं। कारण ये है मोहम्मद यूनुस और अमेरिका। लेकिन अब जब से राष्ट्रपति का बयान आया है वहां के, तब से सब लोग राष्ट्रपति को घेरने पर लग गए हैं। वहां के जो भी छात्र संगठन है वो सब ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति ही मिला हुआ है, राष्ट्रपति को अब यहाँ निकालो। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि राष्ट्रपति को यहाँ से निकलना होगा। अब देखना यह होगा कि अगले 24 घंटे में होता क्या है। क्या वहां के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को भी ऐसे ही देश छोड़ करके भागना पड़ेगा? ऐसा पहले भी हो चुका है, आपने श्रीलंका में भी देखा, वहां के राष्ट्रपति भी देश छोड़ करके भागे थे, है ना। तो देखना अब ये होगा कि अगले 24
24 घंटे में होता क्या है। जो भी होगा मैं आपको अपडेटेड वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दिवाली ऑफर कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जितनी भी ई बुक्स लेना हो या कोई पेड बैचेस लेना हो, इनको आप लोग देख लीजिए जाकर एमजेटी ऐप पर, और जो जो भी लेना है उसको सिलेक्ट करके रखिए, कल आप परचेज कर पाओगे। जीएस सफलता बैच और जीएस का करंट अफेयर का संकल्प बैच, ये दो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि जीएस सफलता बैच जो है ये वीओडी फॉर्मेट में, इससे पूरा जीएस आपका कवर हो जाएगा, और संकल्प बैच से करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। ये दो बैच के बाद आपको कोई भी ना किताब पढ़ने की जरूरत है, ना कोई कोर्स लेने की जरूरत है, ना कोई क्लास देखने की जरूरत है। ये दोनों से ही सब आपका कवर हो जाएगा। ये दोनों बैच आपको मिल जाएंगे एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर ऑफर, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिवाली ऑफर कल से शुरू हो रहे हैं, तो तैयार रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।